एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम ओएमआर शीट पर होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री का मैं वन शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम टॉप 300 एमसीक्यू प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। आपको समझने में भी आसानी रहेगी। और ये जो प्रश्न मैं आज कराने वाला हूँ, ये जो मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, ये थोड़ा सा लंबा रहेगा दोस्तों, लेकिन 100% सफलता आपको मिलेगी। एक ही वीडियो में आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो 100% जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबके कमेंट्स आते रहते हैं कि सर ये हमारे लिए एक है कि नहीं, ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए है कि नहीं है, डीडीयू के लिए है कि नहीं है। तो आपको बता दूं, आप चाहे जिस विश्वविद्यालय, अगर आप यूपी के विद्यार्थी हैं या आप बिहार के विद्यार्थी हैं, तो अधिकांश हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यूपी के हैं। यूपी में विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, सबके पेपर पैटर्न अलग अलग है, लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालय में जो पेपर होने वाला है वो ओएमआर सीट पर होने वाला है, यानी एमसीक्यू प्रकार का। जैसे कि राम मनोहर लोहिया में इस बार ऑब्जेक्टिव पर आने वाले हैं पेपर, तो ऑब्जेक्टिव अगर आप मनोहर लोहिया के स्टूडेंट आप हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका डीडी यूनिवर्सिटी है, या आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, बीयू झांसी से हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय से हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, कानपुर विश्वविद्यालय से हैं। तो इस प्रकार से सभी विश्वविद्यालय में एमसीक्यू पेपर होगा, तो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सभी साथी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है, इंडिगो इज, इंडिगो क्या है? तो इंडिगो एक प्रकार की क्या है दोस्तों, वेट डाई है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिगो जल में अघुलनशील होता है। इसे कपड़े पर लगाने के लिए पहले वेट बड़े पात्र में रासायनिक रूप से इसको घटाया जाता है, ठीक है, और यह घुलनशील हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इंडिगो जल में क्या होता है, घुलनशील या अघुलनशील, तो आप बताएंगे कि इंडिगो ये जल में अघुलनशील होता है और एक प्रकार का ये वेट डाई है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं पेन का। और 2 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजोडाई, निम्नलिखित में से कौन सा एजोरंजक है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, मेलेकाइट ग्रीन, बी है मेथिल ऑरेंज, सी है एलेजरीन, और डी ऑप्शन दिया गया है फिनोल्फ्थीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का क्या है, एजोडाई है, ठीक है। और एजोरंजक वो रंजक होते हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन समूह होता है। मेथिल ऑरेंज में ये मौजूद होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एलेजरीन एक है, एलेजरीन है, तो एलेजरीन क्या है, एंथ्राक्यूनोन रंजक है। क्या है ये एंथ्राक्यूनोन रंजक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एलेजरीन की रासायनिक जो संरचना है वो एंथ्राक्यूनोन रिंग पर आधारित होती है, और ये एक प्रकार की प्राकृतिक रंजक है। अगर क्वेश्चन आए कि एलेजरीन क्या है, एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर है, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्राकृतिक रंजक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, एलेजरीन क्या है, एक प्रकार का नेचुरल प्राकृतिक रंजक है, ओके। तो क्वेश्चंस कई बार आता है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखेंगे। तो आपका हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न नंबर 4, और जिसमें है कि कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप आर कार्ड, रंग उत्पन्न करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो जो रंग उत्पन्न करते हैं उस समूह को क्या कहते हैं? तो रंग उत्पन्न करने वाले समूह को क्रोमोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोफोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्योंकि क्रोमोफोर वे परमाणु होते हैं जिनमें -NO2 -N डबल बॉन्ड N होते हैं, और ये प्रकाश को अवशोषित करके यौगिक को रंगीन प्रदान करते हैं या रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम को रंग को गहरा करता है और प्रिय क्रोमोफोर से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रंग उत्पन्न करने वाले क्रोमोफोर ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, जिसमें है एक एल्डोपेंटोस के त्रिविमीय समूह की संख्या कितनी है? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर कैन एन एल्डोपेंटोस है? तो एल्डोपेंटोस के पास जो समूह है उनकी संख्या टोटल कितनी है? 8 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। एल्डोपेंटोस में 3 असममित कार्बन, यानी कि 3 कैरल सेंटर होते हैं,
और सूत्र के अनुसार 2n, सूत्र जो होता है उनका होता है 2n के अनुसार 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 6, जिसमें है विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज द एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज में कौन सा एनोमेरिक कार्बन है? तो एनोमेरिक कार्बन पूछा गया है दोस्तों, तो C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 7, जो कि है 7वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन, माफ कीजिएगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ओपन चेन फ्रॉम डी ग्लूकोज इन एन एक्वस सोल्यूशन। यानी कि डी ग्लूकोज के जलीय विलयन के साम मिश्रण में खुली श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड रूप की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी जो मात्रा होती है वो 0.02% होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, जिसमें नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन फ्रक्टोसिस। फ्रक्टोस में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो फ्रक्टोस में असममित कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। ठीक है, क्योंकि फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना में कार्बन जो होते हैं वो C3 होते हैं, C4 और C5 असममित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सी समता प्रदर्शित करते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो द आइसोमेरिज्म। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये क्रियात्मक यानी फंक्शनल समूह प्रदर्शित करते हैं। फंक्शनल यानी क्रियात्मक। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। और दोनों का जो अणुसूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, दोनों समान है। ठीक है, लेकिन इन ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटो समूह होता है, बस इतना ही अंतर होता है इसमें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, जिसमें है कि एक कीटो हेक्सोज के त्रिविमीय समय कितनी संभव है? हाउ मनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल इन कीटो हेक्सोसेस। तो कीटो हेक्सोसेस में जो समावित संख्या है यानी कि स्टीरियो आइसोमर की संख्या है वो कितनी होगी? तो 8 होगी। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, और 11 नंबर क्वेश्चन है विच इज ए डाइसैकेराइड। इनमें से डाइसैकेराइड कौन सा है ये आपको बताना है। तो सुक्रोज भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है और लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव सही उत्तर। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, माल्टोज को किसके नाम से जानते हैं? तो माल्टोज का इसमें कोई फिलहाल एग्जैक्ट नाम नहीं है। लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिल्क शुगर के नाम से लैक्टोज को जानते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, टेबल शुगर और मिल्क शुगर के नाम से कभी कोई प्रश्न पूछा जाता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 12, जिसमें लैक्टोज एक है। तो लैक्टोज क्या है एक प्रकार का? ये रेड्यूसिंग शुगर है या नॉन रेड्यूसिंग शुगर है? तो लैक्टोज एक प्रकार का रेड्यूसिंग शुगर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इपीमर कपल। इनमें से इपीमर ग्रुप आपको बताना है, इनमें से कौन सा इपीमर युग्म है। तो ग्लूकोज और मैनोज, ग्लूकोज और मैनोज ये क्या है? ये इपीमर कपल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। ये दोनों केवल कार्बन सेकंड कार्बन पर विन्यास कॉन्फ़िगरेशन पर भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें C2 कार्बन या C2 इपीमर भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, जिसमें एल्डोहेक्सोसेस के कितने समावेशी हैं? हाउ मनी आइसोमर एंड एल्डोहेक्सोसेस है। तो एल्डोहेक्सोसेस के पास जो आइसोमर हैं वो टोटल कितने हैं? 16 आइसोमर हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होगा। ठीक है, चलिए 2n होता है इसका फॉर्मूला। तो एल्डोहेक्सोसेस के समावेशी पूछा गया था, आइसोमरी पूछा गया था, तो 16 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, विच इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखेंगे जिसमें है कि यह अपचायक शर्करा है। तो बिल्कुल सही है, ग्लूकोज इज रेड्यूसिंग शुगर, इट इज पैरनोस स्ट्रक्चर, इसके पास पैरनोस स्ट्रक्चर होता है, दोनों ये भी कथन सही है। और इट इज डाइसैकेराइड, तो ये डाइसैकेराइड नहीं है, ये मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड, इसलिए ये आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही इसमें ग्लूकोज के सफिक्स में गलत कथन है। लेकिन ग्लूकोज से यहाँ पर आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। पहला तो ग्लूकोज के पास क्या होता है? इट रेड्यूसिंग, यानी ग्लूकोज क्या है? अपचायक शर्करा है। दूसरी बात, इसके पास संरचना कैसी होती है? तो पायरनोज इसमें होता है, इसकी संरचना में पायरनोज होता है।
तीसरी बात यह है कि पर्यावर्ती यानी कि ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, विच शुगर डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा फेलिंग अभिक्रिया नहीं देता है। तो फेलिंग अभिक्रिया कौन सा नहीं देता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से सुक्रोज, सुक्रोज फेलिंग सोल्यूशन नहीं शो करता है। ये सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो ऑप्शन में सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 17, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड पूछा गया है, तो देखिए माल्टोज दिया गया है, माल्टोज डाइसेकेराइड है, सेलुलोज ये भी आपका, लैक्टोज भी आपका डाइसेकेराइड, स्टार्च ये आपका पॉलीसेकेराइड है। क्या है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड। 17 का ऑप्शन डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 18, जिसमें विच अमंग द फॉलोइंग ये मिल्क शुगर, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क शुगर है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ग्लूकोज देखेंगे, पहला ऑप्शन ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका ब्लड शुगर है। सुक्रोज को टेबल शुगर या कैन शुगर के नाम से जानते हैं। लैक्टोज क्या है, ये मिल्क शुगर आपका है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। तो पूछा क्या गया था, मिल्क शुगर कौन है, तो लैक्टोज आपका मिल्क शुगर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, जिसमें है द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोस मॉलिक्यूल्स। अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोस में असम्मित कार्बन की संख्या कितनी है। तो असम्मित कार्बन की जो संख्या होगी इसमें वो हो जाएगी कितनी, 5 होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्योंकि चक्रीय पाइरिनोस बनने पर C1 भी असम्मित हो जाता है, इससे कुल संख्या 4 से बढ़कर 5 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पॉलीपेप्टाइड आर सिंथेसाइज्ड बाय, पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण किया जाता है। पॉली पेप्टाइड का जो संश्लेषण किया जाता है इसमें फिशर और बर्गमैन और कर्टियस विधि, ये तीनों विधि सम्मिलित हैं, इसलिए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी इन सभी के माध्यम से हम पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंद होते हैं। पेंटापेप्टाइड में जो बॉन्ड की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो 4 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली स्टेबल। प्रोटीन की कौन सी संरचना अधिक अस्थायी है। तो अधिक अस्थायी कौन सी संरचना है प्रोटीन की, तो प्राथमिक संरचना, याद रखेंगे प्राथमिक प्राइमरी स्ट्रक्चर ये सबसे अस्थायी संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर प्राथमिक संरचना है और तृतीयक संरचना भी मानी जाती है, तो अब डिपेंड ये करता है, एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका प्राथमिक ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे अत्यधिक अस्थायी की बात हो रही है। तो प्राथमिक संरचना में क्या होता है कि सहसंयोजक पेप्टाइड द्वारा ये बनी होती है, जो पीएच परिवर्तन से आसानी से नहीं टूटती। इसमें डीनेचुरेशन जो होता है वो बहुत सुरक्षित होता है, इसलिए इसमें हमने प्राथमिक लगाया था। लेकिन फिलहाल ऑप्शन सी भी इसमें सही ऑप्शन माना गया है। अब ये डिपेंड करता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। 22 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिएगा, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 23, जिसमें है एटी ऑप्टिकल टेम्परेचर एंजाइमेज। ऑप्टिकल ताप पर एंजाइम होता है, तो ऑप्टिकल ताप पर जो एंजाइम होता है ये सर्वाधिक सक्रिय होता है, मोस्ट एक्टिव होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, जिसमें है ए मेटल आयन को फैक्टर एक्ट एज, यानी कि एक धातु आयन को कोफैक्टर किस प्रकार कार्य करता है। धातु आयन को कोफैक्टर किस प्रकार कार्य करता है दोस्तों, तो ये कार्य करता है किस प्रकार से, लुईस अम्ल के लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, इसमें है कि सेलेक्ट एमंग फॉलोइंग विच अल्फा अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाश अक्रिय है। तो प्रकाश अक्रिय जो है वो है ग्लाइसिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 26, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, विच इज इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड की बात की गई है, तो देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, इसमें ल्यूसिन, ल्यूसिन जो है ये आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका कारण यह है कि आवश्यक अमीनो अम्ल वह होते हैं जिनके शरीर खुद नहीं बन सकता,
जिनके शरीर को वो खुद नहीं बना सकते और उनको भोजन क्या करना पड़ता है, उन्हें भोजन से उसको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 27 इसमें है प्रश्न, एन अमीनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन बिहेव एज। अमीनो अम्ल अम्लीय विलयन में व्यवहार करता है, तो ये अम्लीय विलयन में अमीनो एसिड जो व्यवहार करता है ये कैटायन की तरह व्यवहार करता है। किस तरह से? कैटायन की तरह से। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। 27 में ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 और इसमें है 28 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया फॉर्मूला और पूछा गया है कि ये इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो ये अम्लीय इसकी प्रवृत्ति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि इसका कारण यह है कि एस्पेरेटिक एसिड में, ये एस्पेरेटिक एसिड है तो एस्पेरेटिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, COOH समूह। ठीक है, तो केवल एक अमीनो समूह NH2 है, तो इसलिए ये अधिक अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि माफ कीजिएगा, माइकलिस स्थिरांक सब्सट्रेट का वह सांद्रण जिस पर प्रारंभिक दर अधिकतम दर होती है, तो प्रारंभिक दर इसकी अधिकतम कितनी होती है, तो इसकी अधिकतम दर होती है 1/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 और इसमें पूछा गया है कि डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का उपयोग जो किया जाता है वो पेप्टाइड का एन टर्मिनल के निर्धारण के लिए। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31, इसमें है द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इज। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोजाइड और न्यूक्लियोसाइड में मुख्य अंतर क्या है, तो इसमें मुख्य अंतर ये है, इसमें फास्फेट समूह की जो उपस्थिति होती है इसके कारण ये अलग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32, इसमें है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज पिरिमिडीन बेस। इनमें से आपको पिरिमिडिन बेस बताना है कि इनमें से कौन सा पिरिमिडिन बेस है। ऑप्शन है एडानिन, बी है गुआनिन, सी है यूरेसिल और डी दिया गया कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा यूरेसिल। इनमें से पिरिमिडिन बेस यूरेसिल है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 33, इसमें इन डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाई। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को अस्थायित्व प्रदान करता है, तो अस्थायित्व कौन प्रदान करता है, हाइड्रोजन बंध ये अस्थायित्व प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 34, जिसमें है कि आरएनए में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता थायमिन। थायमिन प्रेजेंट आरएनए में नहीं होता है, बाकी यूरेसिल, फास्फेट और राइबोस ये आरएनए में मिलता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडानिन एंड थायमिन। एडानिन और थायोमिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध बनते हैं, तो एडानिन और थायोमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों याद रखेंगे इनकी संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी संख्या 2 है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी आपका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36 और 36 नंबर प्रश्न में है कि इन आरएनए एंड डीएनए फास्फेट इज प्रेजेंट एज। फास्फेट समूह का रूप आरएनए तथा डीएनए में किस प्रकार है, तो ये फास्फोडाइस्टर प्रकार का है। किस प्रकार का है, फास्फोडाइस्टर प्रकार का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, इसमें है कि ड्रग्स एस्पिरिन यूज एज। एस्पिरिन को दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एस्पिरिन एक प्रकार की कैसी दवा है, एक प्रकार का एनाल्जेसिक एजेंट दवा है, यानी कि एक दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या मुख्य रूप से दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा है एस्पिरिन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 38 और 38 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया एमाइल नाइट्रेट इज यूज एज। एमाइल नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो एंटी एंजाइनल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, एंटी एंजाइनल दवाई के रूप में। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। और यह हृदय की धमनियों को फैलाकर सीने में दर्द से राहत देने की एक दवा है। प्रश्न नंबर 39, इसमें निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक को चुनिए। एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एंटीबायोटिक इनमें से आपको बताना है, तो पहले ऑप्शन को देखेंगे, क्या ये पैरासीटामोल एंटीबायोटिक दवा है, बिल्कुल नहीं, ये एंटीबायोटिक नहीं है। इनमें से
क्लोरोमफेनिकॉल ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40 में है CNS डिस्पेंट प्रयोग किया जाता है। तो CNS डिस्पेंट का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CNS का सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये किसमें प्रयोग किया जाता है? ये CNS डिस्प्रेसेंट यूज जो किया जाता है, ये किसमें किया जाता है? बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और हेप्टोनिक के रूप में किया जाता है नींद लाने के लिए। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आल ऑफ द अबव, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 और 41 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है कि सेलेक्ट CNS डिस्टेंट फ्रॉम फॉलोइंग, निम्नलिखित में से CNS डिस्टेंट का चुनाव कीजिए। तो इनमें से दोनों आपका है, ठीक है, इनमें से दोनों सही हो जाएंगे, ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें दिया गया है फिनो बारबिटल और डाइजेपाम, ये दोनों ही CNS डिस्टेंट हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 42 में सल्फोनामाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सल्फोनामाइड्स का प्रयोग जो किया जाता है एंटी बैक्टीरियल के रूप में, एंटी फंगल के रूप में और एंटी माइक्रोबल के रूप में किया जाता है। इसलिए आल ऑफ दीज इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्लोरोमफेनिकॉल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरोमफेनिकॉल का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए किया जाता है। क्लोरोमफेनिकॉल का उपयोग किसके लिए? टाइफाइड के बुखार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 44 में है एंटीबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। एंटीबायोटिक्स इंक्लूड, एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है पहला पेनिसिलिन, क्या ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है? तो ये दोनों एंटीबायोटिक हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 45 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बिहेव एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी अभिकर्मक है? तो ये तीनों कौन है? एस्पिरिन है, याद रखेंगे एस्पिरिन क्या है? एनाल्जेसिक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 46 इसमें है एसाइक्लोविर इज यूज एज, एसाइक्लोविर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? एसाइक्लोविर का उपयोग करते हैं हम एंटीवायरल के रूप में। किसके रूप में? एंटीवायरल के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 47 ड्रग यूज फॉर द केयर ऑफ HIV एड्स, HIV एड्स के उपचार में कौन सी दवाई प्रयोग में लाई जाती है? तो जूडोविडिन, याद रखेंगे ये HIV एड्स के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, मेडिसिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 48 और 48 नंबर क्वेश्चन है डाइजेपाम ड्रग इज यूज एज, डाइजेपाम दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग नींद लाने के लिए किया जाता है, सुस्ती और नींद लाने के लिए, आराम दिलाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 49। तो 49 नंबर प्रश्न है बाई रिप्लेसिंग एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ एल्किल ग्रुप इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एनिलीन में अमीनो समूह की सक्रिय हाइड्रोजन की एल्किल समूह में स्थापित करने पर उसकी जैविक सक्रियता में होती है। तो उसकी जैविक सक्रियता में क्या होती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 50 और 50 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रग डिजाइन के रोटेशनल अप्रोच के तरीके हैं। रोटेशनल अप्रोच ऑफ ड्रग डिजाइन इज, ड्रग डिजाइन के रोटेशनल अप्रोच जो हैं वो क्या है? तो एक प्रकार का क्वांटम यांत्रिकी की बात करें तो इनमें क्वांटम यांत्रिकी अप्रोच भी शामिल है, अणु कक्षक अप्रोच और अणु जुड़ाव अप्रोच, ये सभी इसमें शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोटेशनल अप्रोच ऑफ ड्रग डिजाइन इज क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच, ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 51 जिसमें NaCl हैज फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, NaCl की क्रिस्टल संरचना होती है। तो NaCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो क्यूबिक होती है, घनाकार होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52, इसमें अमॉर्फस सॉलिड्स एक अनाकार ठोस है, तो अमॉर्फस सॉलिड में से कौन सा है? तो दोस्तों अमॉर्फस सॉलिड की श्रेणी में आता है ग्लास। कांच जो है ये अमॉर्फस सॉलिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 93, माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 53, जिसमें है द नंबर ऑफ Na+ आयन फिलिंग ऑल ऑक्टाहेड्रल ओड्स इन NaCl स्ट्रक्चर आर, यानी NaCl संरचना में सोडियम आयन Na+ द्वारा भरे जाने पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स खाली जगह की संख्या क्या होगी? तो इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? इसकी संख्या जो होगी दोस्तों कितनी होगी? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें इसकी जो संख्या आएगी वो यहाँ पर कितनी आएगी? तो मेरे हिसाब से इसमें संख्या 4 आनी चाहिए। इसमें 14 दिया गया है। एक प्रकार से इसको देखने का प्रयास करेंगे। NaCl यानी कि 4 1 14, इसमें 14 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 54, जिसमें है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl स्ट्रक्चर इज। NaCl संरचना में Na की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो उप सहसंयोजक संख्या है वो कितनी होगी? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ठीक है, NaCl में प्रत्येक Na+ आयन और Cl, ठीक है, आयन जो प्रत्येक Na आयन जो होगा 6 और Cl आयनों से घिरा होता है, इसके विपरीत यहीं पर होता है, तो इसलिए इसका 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें द मास ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ CHCl कॉरस्पॉन्ड टू, यानी CHCl की इकाई सेल का द्रव्यमान निम्न की समकक्ष होता है। तो ये समकक्ष किसके होता है? तो ये समकक्ष होता है दोस्तों 1CS प्लस 1Cl- के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 56, इसमें है कि कंपाउंड यूज ए लुब्रिकेंट फॉर वॉल वेयरिंग ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड, उच्च ताप और अधिक गति के कार्यरत गेंद के लिए लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो उसमें जो प्रयोग किया जाने वाला यौगिक है वो है सिलिकॉन ग्रीस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 57, जिसमें है ट्राइफास्जिन है। ट्राइफास्जिन क्या है? तो ट्राइफास्जिन ये एक प्रकार का लुईस बेस है। क्या है? एक प्रकार का लुईस बेस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का सही उत्तर। और ट्राइफास्जिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P3N3Cl6। कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्राइफास्जिन का फॉर्मूला नोट कर दे रहा हूँ, P3N3Cl6, ये होता है ट्राइफास्जिन का फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि CH3 का होल थ्राइस SiCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस। इसका अगर हम जल विच्छेदन कराएं यानी कि H2O के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस SiO का होल थ्राइस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। 58 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 59, जिसमें क्रॉस लिंकेज ऑफ सिलिकॉन्स कैन बी अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ। सिलिकॉन्स के क्रॉस बंध किसके डालने जाने पर बनेंगे? तो किसके डाले जाने पर बनेंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड और टर्टरी ब्यूटाइल ये दोनों पढ़ेंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60, जिसमें सिलिकॉन्स कैन नॉट बी यूज एज। सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है किस रूप में? तो सिलिकॉन का प्रयोग विनिशिंग क्रीम के रूप में नहीं कर सकते हैं। किसके रूप में? विनिशिंग क्रीम के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 61, जिसमें है ट्राइफास्फाजिन पी और एन है। तो ट्राइफास्फाजिन्स में पी तथा एन का जो संकरण है वो क्या होगा? तो इसमें संकरण पूछा गया है, तो इसका जो संकरण होगा वो कितना होगा? sp3 होगा और sp2 होगा। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन sp3 और sp2। तो sp3 और sp2 इसमें है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? P3N3
Cl6। तो इसमें फास्फोरस P के पास क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 4 जब सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 संकरित होगा, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए इसके पास sp2 आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 62, जिसमें सिलिकॉन्स आर इनर्ट टू। सिलिकॉन्स के प्रति अक्रिय कौन सा है? सिलिकॉन्स के प्रति अक्रिय इनमें से कौन सा है? तो अक्रिय, ये सभी अक्रिय ही है, ठीक है। ध्रुवल अम्ल, बेस, ध्रुवल बेस और लवण विलयन, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार से अक्रिय हैं सिलिकॉन्स के प्रति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63, सिलिकॉन्स हैव द जनरल फॉर्मूला। सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? सिलिकॉन का जो सामान्य सूत्र होता है R2SiON। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्लॉथ और फॉर्मेट विद द फॉलोइंग। ताप प्रतिरोधक कपड़े किससे बनाए जाते हैं? तो ताप प्रतिरोधक जो कपड़े बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो फास्जीन या फास्फोनाइट्रिल बहुलक के योग से बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर, ठीक है। फास्फोजिन ये आधारिक बहुलक होते हैं जो उच्च ऊष्मीय स्थिरता के साथ अग्निरोधी कपड़े बनाने में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 65, जिसमें है पॉलीसाइटरीन इन विच टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीसाइटरीन किस प्रकार का बहुलक है? तो पॉलीसाइटरीन ये किस प्रकार का बहुलक है? तो ये प्रकार का एडिशन बहुलक है, ये एडिशन यानी योग बहुलक है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 66, जिसमें मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66 किस। नाइलॉन 66 का मोनोमर कौन है? तो दोस्तों नाइलॉन 66 का जो मोनोमर है वो है कौन सा? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, ये आपका है नाइलॉन 66 का मोनोमर, और दूसरा आपका है एडिपिक अम्ल, ये दोनों हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 67, जिसमें है होमोपॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ। समबहुलक बने होते हैं, तो समबहुलक ये जो बने होते हैं ये एक ही प्रकार के मोनोमर के अनिश्चित संख्या से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट उत्तर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर। ओके, चलिए इनमें से आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर आपने ऑप्शन सी टिक किया है, तो 67 नंबर में ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 68, जिसमें टेफ्लॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन किसका उदाहरण है? तो टेफ्लॉन दोस्तों ये उदाहरण किसका है? ये एक प्रकार का समबहुलक यानी होमोपॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर है, दोनों ए एंड सी दोनों है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट उत्तर। अगर टेफ्लॉन पूछा जाए कि किसका उदाहरण है तो आप होमोपॉलीमर और एडिशन पॉलीमर दोनों बताएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 69, जिसमें पॉलीमर्स में है यानी कि बहुलक में होते हैं। तो बहुलक में क्या होते हैं दोस्तों? बहुलक में कार्बन कार्बन बंद होता है, एमाइड बंद होता है और एस्टर बंद होता है, ये तीनों होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, बहुलक कांच संक्रमण ताप के आधार पर यानी फिक्सेबल के लचीले जो रबर जैसे हो जाते हैं। पॉलीमर बिकम्स सॉफ्ट फिक्सेबल एंड रबरली ग्लास ट्रांजेक्शन टेम्परेचर, यानी कि बहुलक कांच संक्रमण ताप के आधार पर लचीले एवं रबर जैसे हो जाते हैं कब? अब यानी ऊपर, नीचे या एट एनी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बहुलक कांच संक्रमण ताप टी टेम्परेचर के ऊपर लचीले एवं रबर जैसे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 71, जिसमें है कि सेलेक्ट नेचुरल पॉलीमर एमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक को चुनिए। तो प्राकृतिक बहुलक का चुनाव करना है, तो इनमें से स्टार्च भी प्राकृतिक बहुलक है, सेलुलोज आपका प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आता है, और प्रोटीन भी आपका प्राकृतिक बहुलक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आंसर डी, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है? प्राकृतिक यानी नेचुरल पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 72, जिसमें है कि बेस्ड ऑन द इंटर मॉलिकुलर फोर्स पॉलीमर आर ऑफ टाइप।
अंतः आकर्षण बलों के आधार पर बहुलक निम्न प्रकार के होते हैं। तो बहुलक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वास्तव में तो देखा जाए तो बहुलक 4 प्रकार के होते हैं, और मुख्य रूप से जिसमें इलास्टोमर, फाइबर, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग है। और विकल्प में आपके 3 दिया गया है। तो मानक इसका वर्गीकरण, मानक वर्गीकरण तो 4 है, लेकिन अगर ऑप्शन में है तो आपका 3 ही होगा। लेकिन अंतः आकर्षण बल के आधार पर बहुलक के जो प्रकार हैं वो मेनली 4 हैं। कौन कौन से? तो पहला इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, तीसरा थर्मोप्लास्टिक और चौथा है थर्मोसेटिंग। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 73, इसमें बैकेलाइट इज पॉलीमर ऑफ। तो बैकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बैकेलाइट ये एक प्रकार का थर्मोसेटिंग बैकेलाइट है। क्या है? थर्मोसेटिंग यानी तापरोधी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 74, जिसमें नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ। प्राकृतिक रबर बहुलक होते हैं। तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक होते हैं ये सिस आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। सिस आइसोप्रीन के बहुलक प्राकृतिक रबर होते हैं। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रबर और नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर, और इसमें एक जो है एक नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो प्राकृतिक रबर बहुलक पूछा जाए तो सिस आइसोप्रीन को लगाएंगे आप, तो सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 75, इसमें पॉलीमर डिग्रेडेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ। पॉलीमर डिग्रेडेशन निम्नलिखित के प्रभाव के कारण होता है। तो किसके प्रभाव के कारण होता है? तो उष्मा, प्रकाश, रासायनिक पदार्थ, इन सब के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 76 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। बहुलकों के अणु भार कितने प्रकार के होते हैं? बहुलकों के अणु भार आपको बताने हैं। दोस्तों बहुलकों के अणु भार जो होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, और इनके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखेंगे औसत इनका निकालना। तो बहुलकों के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के औसत अणु भार निकाले जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है Mn, और एक माफ लीजिएगा, पहला जो आपका होता है वो होता है Mn, और दूसरा जो होता है वो होता है Mw। ये 2 प्रकार के अणुभार निकाले जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, फॉर पॉलीमर मॉलिक्यूल मास Mw रिप्रेजेंट। बहुलकों का अणुभार Mw निम्नलिखित को व्यक्त करता है। तो ये क्या व्यक्त करता है दोस्तों? तो ये व्यक्त करता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास यानी औसत भार, औसत अणुभार को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 78, जिसमें है नाइलॉन, पॉलीमर, सिल्क, सेलुलोज आर। नाइलॉन, पॉलीमर, सिल्क और सेलुलोज क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये क्या इलास्टोमर है या फाइबर है या प्लास्टिक है? ये क्या है? तो ये फाइबर है। नाइलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क और सेलुलोज ये सभी फाइबर हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 79, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर आपको बता रहा है इनमें से कौन सा है? तो नाइलॉन 6 जो है ये आपका होमोपॉलीमर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 80, और ये थोड़ा सा प्रश्न क्लियर नहीं है, प्रश्न को समझने का प्रयास मैं करूंगा फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज यूज एज इंटीरियर इन विच फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इसमें है कि मुक्त मूलक और बहुलकीकरण में निम्नलिखित में से क्या इनिशिएटर के रूप में, इसका इनिशिएटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इनिशिएटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइल पेरोक्साइड का। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 81, जिसमें है एक कोपॉलीमर इज फॉर्मेड हुए। ये कोपॉलीमर इज फॉर्मेड हुए, एक समबहुलक बनता है जब। तो एक समबहुलक कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक मोनोमर क्रिया करेंगे तब एक कोपॉलीमर बनेगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 82, जिसमें है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कंडेंसन पॉलीमर। सभी संघनन पॉलीमर की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सभी संघनन पॉलीमर की एक जो विशेषता है
वो ये है कि मोनोमर क्रिया करते हुए छोटे अणु निकालते हैं। मोनोमर क्रिया करते हुए छोटे अणु निकालते हैं, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल इज लॉस एज बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन द पॉलीमराइजिंग मॉलिक्यूल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 83, जिसमें है व्हाट मेटेलिक एलिमेंट आर यूज इन जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट। जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनाने में कौन सा धातु प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कई बार पूछा गया है, तो टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनाने में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 84, जिसमें पॉलीमर विथ क्रॉस लिंकेड चेन आर नोन एज। क्रॉस बंध मुक्त बहुलकों को क्या कहते हैं? तो इन बहुलकों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखेंगे, इनको तापरोधी थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहा जाता है। क्या कहते हैं? तापरोधी बहुलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 85, जिसमें है द मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर आर। बहुलकों के अणुभार हैं। बहुलकों के जो अणुभार होते हैं ये बहुत ही उच्च होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 86, जिनमें थर्मोसेटिंग आर, थर्मोप्लास्टिक आर। थर्मोप्लास्टिक इनमें से कौन सा है? तो थर्मोप्लास्टिक क्या रेखीय बहुलक थर्मोप्लास्टिक है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल आपका इसमें रेखीय जो बहुलक है ये थर्मोप्लास्टिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। ये लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, इन्हें बार बार गर्म करके आकार दिया जा सकता है थर्मोप्लास्टिक को। ओके, प्रश्न नंबर 87, इसमें है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो नाइलॉन ये आपका पॉलीएमाइड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। और नाइलॉन में एमाइड बंद होते हैं CONH, ये बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 88, जिसमें है नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो बहुलक है, प्राकृतिक जो रबर है ये किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का या एथिल अल्कोहल का? तो अभी इस प्रश्न को हमने कराया, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 89, जिसमें है कि प्राकृतिक जिगलर नाटा उत्प्रेरक इनमें से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो होगा वो TiCl4Al C2H5, ये आपका जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, जो बार बार एग्जाम में सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 90, नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ। नियोप्रीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो नियोप्रीन ये बहुलक किसका है? क्लोरोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? क्लोरोप्रीन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से नियोप्रीन संश्लेषित रबर प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 91, जिसमें क्लोरोप्रीन किसके बनने में प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोप्रीन ये नियोप्रीन के बनने में प्रयुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 92, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि ओरियन इस पॉलीमर ऑफ। तो ओरियन का बहुलक क्या है? तो ओरियन किसका बहुलक है? तो ओरियन वाइनिल साइनाइड का बहुलक है। किसका? वाइनिल साइनाइड का बहुलक है ओरियन, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 93, इसमें नाइलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। नाइलॉन 6 किससे तैयार किया जाता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई साहब। नाइलॉन 6 किससे तैयार किया जाता है? क्या ये कैप्रोलैक्टम से तैयार किया जाता है, एथिलीन से, वाइनल क्लोराइड से, या कोई नहीं? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से तैयार किया जाता है। आंसर है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 94, जिसमें पूछा गया है कि नियोप्रीन एक उदाहरण है। नियोप्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो नियोप्रीन उदाहरण किसका है? ये सिंथेटिक रबर का उदाहरण है। किसका? सिंथेटिक रबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 95, जिसमें है टेफ्लॉन इज पॉलीमर ऑफ। तो टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? चलिए बताने का प्रयास कीजिए। टेफ्लॉन का पॉलीमर पूछा गया है। टेफ्लॉन का पॉलीमर कौन है? तो टेट्राफ्लोरोएथीन, ये किसका पॉलीमर है? तो टेफ्लॉन का पॉलीमर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। टेफ्लॉन इज पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथीन। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 96, जिसमें है
कि किसी भी पदार्थ में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। द सब्सटेंस अपियर कलर्ड ड्यू टू, तो किसी भी पदार्थ में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका कारण यह है कि स्पेक्ट्रल रंग का अवशोषण, रंग अणु के इलेक्ट्रॉन यूवी प्रकाश किरण के साथ क्रिया करता है, सफेद रंग का संगठन, ये सभी इसमें इंक्लूड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 97 जिसमें है कि ये क्रोमोफोर ये क्रोमोफोर है, तो इनमें से क्रोमोफोर की पहचान करना है। तो ये सिंगल बॉन्ड NO2 ये आपका क्रोमोफोर है, बाकी ये सभी ऑक्सोक्रोम है, ये सभी क्या है, ऑक्सोक्रोम है। तो क्रोमोफोर पूछा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 98 जिसमें है कि एन ऑक्सोक्रोम कौन सा है, तो इनमें से ऑक्सोक्रोम कौन सा है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑक्सोक्रोम की श्रेणी में कौन कौन सा आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी OH। OH क्या है, ये आपका ऑक्सोक्रोम है, ठीक है। बाकी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N ये क्या है, ये क्या है, क्रोमोफोर है। माइनस NO2 ये भी क्रोमोफोर है और ये भी क्रोमोफोर है, तीनों क्रोमोफोर ही है। तो ऑक्सोक्रोम पूछा गया था, तो OH ये आपका क्या है, ऑक्सोक्रोम है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 99 जिसमें है कि रंजक पानी में घुलनशीलता किसके जोड़ने से बढ़ती है। द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ डाई इज इनहेंसेड बाई इंट्रोडक्शन, यानी कि रंजक में पानी की घुलनशीलता जो बढ़ती है ये किसके जोड़ने से बनती है, तो बढ़ती है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें ये सभी जुड़ते हैं तब इसकी घुलनशीलता बढ़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 100 जिसमें है कि डाई विच बिकम लिंकेड टू द फाइबर बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, रंजक जो फैब्रिक से रासायनिक बंध द्वारा जोड़ते हैं, अम्लीय रंग या दिया गया है परोक्ष रंग या डिस्पर्स रंग या कोई नहीं, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय रंग। आंसर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए तो पहला मॉडल पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया 100 क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे सेकंड, और सेकंड मॉडल पेपर की जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला। तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा फेलिंग विलेन के साथ परीक्षण नहीं देता है। तो फेलिंग विलेन के साथ परीक्षण कौन नहीं देता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज और डी दिया गया लैक्टोज। चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मुझे आशा है कि आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। चलिए तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। सुक्रोज ये फेलिंग विलेन के साथ परीक्षण नहीं देगा, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ये फेलिंग परीक्षण नहीं देता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 जिसमें विच डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड पूछा गया कौन सा है, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सभी क्या है, ये आपके जो है ये डाइसैकेराइड है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। तीसरा क्वेश्चन जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में समता है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आइसोमरिज्म, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये क्रियात्मक समूह दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 जिसमें फ्रक्टोज में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो कार्बन में असममित परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वो 3 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 जिसमें सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, और इसको कैन शुगर और टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 6 जिसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है और रेड्यूसिंग शुगर है, ये दोनों है, इसीलिए आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस इससे मिलती जुलती सॉल्व किया है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन लगभग लर्न हो गया होगा। तो इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये पिछले सत्र में पूछे जा चुके हैं, तो बार बार ये रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन लेंगे हम फिलहाल। 7वां क्वेश्चन है, ए फ्रक्टोज मॉलिक्यूल हैज हाउ मनी
हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक फ्रक्टोज अणु में कितने हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं? तो एक फ्रक्टोज समूह में हाइड्रोक्सिल समूह जो होते हैं यानी OH समूह जो होते हैं वो 5 होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 8 जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, ग्लूकोज अणु है तो ग्लूकोज क्या है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। ये एल्डोहेक्सोसिस। क्या है? एल्डोहेक्सोसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आप सबके लिए क्लास लाता रहता हूँ। हर सेमेस्टर में आपको सबसे पहले हेल्प मिलेगी तो SP स्टडी पॉइंट से मिलेगी 100% गारंटी के साथ। चलिए फिलहाल 9 नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच इज नोन एज ग्रेप्स शुगर, अंगूर शर्करा किसे कहते हैं? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। अंगूर शर्करा के नाम से किसे जानते हैं? तो ग्लूकोज को अंगूर शर्करा के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 जिसमें है फेलिंग परीक्षण पर ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज ऑन फेलिंग टेस्ट गिव। तो ग्लूकोज फेलिंग टेस्ट पर क्या देता है दोस्तों? तो ये लाल अवक्षेप देता है, रेड प्रिसिपिटेट देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज इज नोन एज। ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज का मैनोज में जब परिवर्तन होता है तो इसको एपीमेराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीमेराइजेशन। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 इसमें ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हैं एक प्रकार के क्या हैं? डाइसैकेराइड हैं या एपीमर हैं या एनोमर हैं या ओलिगोसैकेराइड हैं? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज याद रखेंगे ये एपीमर हैं। ये क्या है? एपीमर हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कार्बन 4 C4 कार्बन पर भिन्नता दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 विच अल्फा अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन सा अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाश अक्रिय है? तो प्रकाश अक्रिय कौन सा अल्फा अमीनो एसिड है? तो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? ये प्रकाश अक्रिय है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 इसेंशियल अमीनो एसिड इज, आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें से कौन से हैं? तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या में आपके वेलिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन ये सभी आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 15 जिसमें है कि व्हाइल राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इंड इज रिटन ऑन लेफ्ट। प्रोटीन की संरचना लिखने में कौन सा भाग बाईं ओर लिखा जाता है? तो बाईं ओर जो भाग लिखा जाता है वो लिखा जाता है एन सिरा। क्या लिखा जाता है? एन इंड लिखा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन सिरा जो होता है वो बाएं तरफ लिखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 एंजाइम एक्टिवली डिपेंड्स ऑन। एंजाइम की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों एंजाइम की जो क्रियाशीलता है एंजाइम के सांद्रण, सब्सट्रेट के सांद्रण और तापक्रम इन सब पर निर्भर करती है, इसलिए आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? इनमें से एंजाइम की पहचान आपको करनी है। तो एंजाइम देखिए इनमें से इमल्सन ये आपका एंजाइम की श्रेणी में आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 इसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज, अल्फा हेलिक्स हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो क्या प्राथमिक संरचना है, माध्यमिक संरचना है या फिर टर्सरी संरचना या तृतीयक संरचना? तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। तो डीएनए की डबल हेलिकल जो संरचना दी गई थी वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी, इसलिए आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका है 20 जिसमें है अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज पिरिमिडीन बेस। निम्नलिखित में से कौन सा पिरिमिडीन बेस है? तो पिरिमिडीन बेस की श्रेणी में आ जाता है आपका यूरेसिल। यूरेसिल ये प्रकार का पिरिमिडीन बेस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 21 इसमें विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा बेस उपस्थित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे कि आरएनए में जो मौजूद होता है वो क्या होता है?
साइटोसिन होता है, ठीक है। और आरएनए में एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। कौन कौन से? पहला, आरएनए में एडानिन पाया जाता है, आरएनए में एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये पाया जाता है। इसलिए इसमें हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड सी होना चाहिए, एडानिन और साइटोसिन, तो एडेनिन होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया है, पहली बात तो। फिलहाल 21 नंबर में जो सही उत्तर होना चाहिए साइटोसिन ही होना चाहिए, डी इसमें उत्तर सही होगा, ए एंड बी। ए एंड बी दिया गया, एडानिन और थायमिन ये होगा नहीं, एडानिन और साइटोसिन होना चाहिए, तो इन्होंने ऑप्शन सी दिया है, सी आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर साइटोसिन पर, ठीक है। अगर एडानिन रहेगा तो भी आप लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, जिसमें है कि न्यूक्लिक अम्ल में बिल्डिंग ब्लॉक है, तो न्यूक्लिक अम्ल में जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका 23, जिसमें है अमंग द फॉलोइंग प्रोटीन इज, इनमें से प्रोटीन पूछा गया कौन सा है, तो इनमें से दोस्तों शुद्ध ऊन, सिल्क, शुद्ध सिल्क, दाल, ये सभी आपके प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, जिसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉज बाई, यानी प्रोटीन का अप्रकृतिकरण किया जाता है, उबाल कर किया जाता है या फिर खनिज अम्लों से, तो उबाल कर भी किया जाता है, खनिज अम्लों से भी किया जाता है, क्षारों से भी किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, जिसमें है सल्फोनामाइड्स आर यूज है, तो सल्फोनामाइड्स का जो प्रयोग किया जाता है वो एंटी बैक्टीरियल के रूप में भी किया जाता है, एंटी फंगल के रूप में, एंटी माइक्रोबियल के रूप में, इन सब के रूप में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, जिसमें पैरासीटामॉल इस, पैरासीटामॉल है, ये एक प्रकार का, पैरासीटामॉल जो है ये क्या है, तो पैरासीटामॉल एक प्रकार का एनाल्जेसिक एजेंट है, एंटीपायरेटिक एजेंट है और इन्फ्लामेटरी है, ये सभी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, जिसमें एंटीबायोटिक इस, एंटीबायोटिक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है, तो पेनिसिलिन ये क्या है, एंटीबायोटिक की श्रेणी में आता है, और 27 नंबर में आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 28, इसमें है मॉर्फिन, मॉर्फिन है, मॉर्फिन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एल्कलाइड्स है, प्रोटीन है, या ये सभी, तो याद रखेंगे मॉर्फिन जो है ये एक प्रकार का एल्कलाइड्स है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 29, जिसमें एस्पिरिन इज, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन एक प्रकार का एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 30, इसमें ए साइक्लोविर यूज है, ए साइक्लोविर का प्रयोग होता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, तो ए साइक्लोविर का जो प्रयोग होता है ये एंटी वायरल ड्रग्स के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, एंटी वायरल ड्रग्स के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31, ब्रैग्स का इक्वेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ब्रैग्स का इक्वेशन क्या होता है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, जिसमें द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl स्ट्रक्चर, NaCl संरचना में Na की उप सहसंयोजक संख्या कितनी है, तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या जो है वो है 6, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 33 और 33 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेवियस लैटिक्स इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलीय संरचना में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों, क्रिस्टलीय जालक में ब्रेवियस जालकों की जो संख्या होती है टोटल वो कितनी होती है, तो वो 14 होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34, जिसमें एन अमॉर्फस सॉलिड इज, एक अनाकार ठोस इनमें से कौन सा है, तो ग्लास जो होता है ये अमॉर्फस सॉलिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35, जिसमें सॉलिड है, ठोस की होती है, तो ठोस के पास क्या होती है दोस्तों, ठोस के पास निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी।
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36 जिसमें सिलिकॉन्स आर इनर्ट टू, सिलिकॉन्स के प्रति अक्रिय, सिलिकॉन्स के प्रति अक्रिय हैं। तो सिलिकॉन के प्रति अक्रिय दुर्बल अम्ल, दुर्बल बेस और लवण विलयन ये सभी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 37 जिसमें टेफ्लॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक प्रकार का होमोपॉलीमर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, कंजूसी मत कीजिएगा। आप सभी छात्र से मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 38 जिसमें नेचुरल पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो प्राकृतिक बहुलक यहाँ पर पूछा गया है। तो भाई स्टार्च ये भी आपका नेचुरल पॉलीमर है, सेलुलोज, प्रोटीन ये सभी आपका क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 39 जिसमें विच इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर, कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इनमें से प्राकृतिक बहुलक नाइलॉन 66 नहीं है, नाइलॉन 66 ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऊन, सिल्क और प्रोटीन ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 जिसमें विच ऑफ द एमंग कैन नॉट अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक योग बहुलकीकरण नहीं दे सकता? तो कौन सा योग बहुलकीकरण में से नहीं दे सकता है? तो इथेन, इथेन जो है ये योग बहुलकीकरण नहीं दे सकता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 41 जिसमें है कि पॉलीमर मॉलिक्यूलर मास MW रिप्रेजेंट, बहुलकों का अणुभार MW निम्नलिखित को व्यक्त करता है। तो ये क्या व्यक्त करता है दोस्तों? ये व्यक्त करता है औसत भार, औसत अणुभार को, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास की वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो बिल्कुल आपका होगा भार औसत अणुभार होगा, ठीक है, संख्या औसत अणुभार नहीं होगा। अगर ये कब होता? जब आपका MN होता, ठीक है, MN जब सफिक्स में MN होता तो आपका हो जाता नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। MW जो है तो क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा? वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसलिए इस क्वेश्चन में आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 जिसमें नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, इसका आइसोप्रीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 43 जिसमें वैकेलाइट इज फॉर्मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, वैकेलाइट को वैकेलाइट को किसके बहुलकीकरण से बनाया जाता है? दोस्तों याद रखेंगे वैकेलाइट को हम फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल इन दोनों के बहुलकीकरण से बनाते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 इसमें है विच वन इज पॉलीएमाइड, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड नाइलॉन, नाइलॉन क्या है? ये पॉलीएमाइड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45 जिसमें एन ऑक्सोक्रोम इज, ऑक्सोक्रोम है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इनमें से कौन सा ऑक्सोक्रोम है? तो ऑक्सोक्रोम पूछा गया है OH, OH क्या है आपका? ये ऑक्सोक्रोम है, बाकी ये सभी क्रोमोफोर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 46 जिसमें इंडिगो इज ए, इंडिगो क्या है भाई? इंडिगो आपकी वेट डाई है, एजो डाई है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इंडिगो क्या है? एक प्रकार की वेट डाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 47 जिसमें विच वन इज नेचुरल डाई, कौन सा प्राकृतिक रंजक है? प्राकृतिक रंजन एलाजरीन, एलाजरीन क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक रंजक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 48 जिसमें कलर प्रोड्यूसिंग आर कॉल्ड, रंग उत्पन्न करने वाले समूह को क्या कहते हैं? तो जो रंग उत्पन्न करता है उनको क्रोमोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 49 इसमें गट्टा पर्चा इस, गट्टा पर्चा है। तो गट्टा पर्चा क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन है। क्या है? ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन गट्टा पर्चा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो गट्टा पर्चा एक प्रकार का प्राकृतिक रबर का ट्रांस आइसोमर होता है, ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 50 जिसमें डेक्रान इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ टेट्रा
थैलिक एसिड एंड डेक्रान टेट्राथैलिक अम्ल और किसके संघनन से बनता है? तो ये डेक्रान की सफिक्स में याद रखेंगे कि डेक्रान टेराथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल के संघनन से बनता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51 जिसमें है विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज द एनोमरिक कार्बन? ग्लूकोज का कौन सा एनोमरिक कार्बन है? तो C1 जो है C1 कार्बन ये एनोमरिक कार्बन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इपीमर कपल? इपीमर कपल यहाँ पर पूछा गया है कौन सा है? तो ग्लूकोज एंड माइनोस। याद रखेंगे बच्चों, ग्लूकोज और मैनोस ये क्या है? ये इपीमर कपल है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये सभी बार बार रिपीट हुए हैं इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और सेम ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 53 जिसमें है क्वेश्चन की शर्करा के ताजे बने जलीय विलयन के समय के साथ प्राकृतिक माफ कीजिएगा साथ प्रकाशिक घूर्ण में बदलाव कहलाता है। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। तो इसको क्या कहा जाता है? म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? म्यूटा रोटेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 54 जिसमें सेल्यूलोज इज पॉलीमर ऑफ। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? तो ये डी ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है सेल्यूलोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 55 विच एमंग फॉलोइंग इज मिल्क शुगर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भाई। मिल्क शुगर इनमें से बताने का प्रयास कीजिएगा कौन सा है? तो लैक्टोज याद रखेंगे। लैक्टोज क्या है आपका? ये मिल्क शुगर है। ग्लूकोज क्या है? ब्लड शुगर। सुक्रोज क्या है? टेबल शुगर या कैन शुगर। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? ये सबसे मीठी शर्करा आपकी है। तो पूछा गया था मिल्क शुगर, इसलिए आपको लैक्टोज पर आंसर करना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट फ्रॉम सिल्वर मिरर एंड टालन रिजल्ट? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा टालन अभिकर्मक के साथ सिल्वर दर्पण नहीं देती है? तो सिल्वर दर्पण जो नहीं देती है वो सुक्रोज नहीं देता है। सुक्रोज नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सी। सुक्रोज क्या है? नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, इसलिए टालन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 57 जिसमें फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एक क्या है? ये कीटोहेक्सोसेस है। क्या है? कीटोहेक्सोसेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर। फ्रक्टोज में 6 कार्बन और 6 कीटो समूह होता है। प्रश्न नंबर 58 और 58 नंबर क्वेश्चन है विच इज फॉर्मेट व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ सेमी कार्बाजाइड? यानी ग्लूकोज का सेमी कार्बाजाइड के साथ क्रिया कराने पर क्या मिलता है? तो जब ग्लूकोज का हम सेमी कार्बाजाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो सेमी कार्बाजोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सेमी कार्बाजोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का सेमी कार्बाजाइड के साथ अपक्रिया कराया जाता है। ठीक है, तो जब सेमी कार्बाजाइड का अपक्रिया कराया जाता है तो सेमी कार्बाजोन प्राप्त होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 59 जिसमें है कि एक फ्रक्टोज अणु कितने एसिटिक एनहाइड्राइड अणु से क्रिया करता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज रिएक्ट विथ हाउ मेनी एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल? तो कितने अणु के साथ क्रिया करता है दोस्तों? तो 5 अणु के साथ ये क्रिया करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्योंकि फ्रक्टोज में क्या होता है कि 5 हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं। ठीक है, इसलिए 5 अणुओं से अपक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60 जिसमें कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट इन फ्रक्टोज एट कार्बन। कीटो फ्रक्टोज में कीटो समूह किस कार्बन संख्या पर मिलता है? तो ये कार्बन 2 पर मिलता है। कार्बन 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61 लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। लैक्टोज किससे मिलकर के बना होता है? क्वेश्चन है। तो लैक्टोज जो बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 62 जिसमें है 62 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि C6H10O5N ये किसकी संरचना है? ये पॉलीसेकेराइड है। ये किसका एग्जाम्पल है?
तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप, ये पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 63, जिसमें द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड कन्फर्म्स टू हाउ मेनी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इन ग्लूकोज। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की प्रक्रिया ग्लूकोज में कितने हाइड्रॉक्सिल समूह को उपस्थित की पुष्टि करती है, तो कितने समूह की पुष्टि करती है, तो दोस्तों याद रखेंगे 5 समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 64, जिसमें है एन अमीनो एसिड इन एसिडिक सोल्यूशन बिहेव एज। अमीनो अम्ल अम्लीय विलयन में व्यवहार करते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे जो अमीनो अम्ल हैं ये अम्लीय विलयन में धनायन की तरह व्यवहार करते हैं, केटायन के रूप में व्यवहार करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर आपका 65, जिसमें है हाउ मनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं, तो पेंटापेप्टाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या है वो कितनी है, तो 4 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर, क्योंकि पेप्टापेप्टाइड में 5 अमीनो अम्ल होते हैं जो 4 पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 66, और 66 नंबर क्वेश्चन है एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल मूव टूवर्ड्स। सम विभव बिंदु पर अमीनो अम्ल किस ओर गति करेगा। दोस्तों सम विभव बिंदु पर अमीनो अम्ल ये कैथोड की ओर नहीं गति करेगा और ना ही एनोड की तरफ किसी और गति नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 67, इसमें नेचुरल अमीनो एसिड हैज इट्स मॉलिक्यूल। उदासीन अमीनो अम्लों के एक अणु में होता है, तो उदासीन अमीनो अम्लों के एक अणु में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों एक अणु में NH2 और एक में COOH होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 68, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में शर्करा अणु है, तो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, डाई ऑक्सीराइबोस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। और डीएनए का पूरा नाम क्या है, इसका डीएनए का नाम ही है ये, डीएनए का नाम जो है ये डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ओके चलिए प्रश्न नंबर 69, जिसमें व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। कौन सा आरएनए में नहीं होता है, तो आरएनए में थाइमिन नहीं होती है, थाइमिन नहीं होती, बाकी राइबोज फास्फेट और यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में क्या नहीं होता, तो थाइमिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर, ठीक है। 69 नंबर में ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 70, जिसमें विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। कौन सा बेस आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, तो आरएनए में कौन सा नहीं होता, थाइमिन पाई जाती है क्या, थाइमिन। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपका 70 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, आरएनए में थाइमिन नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71, जिसमें इन इलेस्टोमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर। इलेस्टोमर में अंतरा अणुक बल है, प्रबल है या दुर्बल है या लगभग नगण्य है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्बल है। इलेस्टोमर में अंतरा अणुक जो बल होता है वो दुर्बल होता है, वीक होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 72। 72 नंबर प्रश्न है एजो डाई आर फॉर्मेड व्हेन डाईएजोनियम साल्ट रिएक्ट विथ। यानी कि एजोरंजक डाईएजोनियम लवण निम्नलिखित में से क्रिया करके एजो डाई बनाते हैं। तो किससे क्रिया करके एजो डाई बनाते हैं, दोस्तों याद रखेंगे ये फिनॉल से भी बना लेते हैं, नेप्थालीन से, नप्थाल से भी, और एरोमेटिक एमीन से, इन सब से भी क्रिया करके बन सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 73, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन हेक्सापेप्टाइड। हेक्सापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं, तो हेक्सापेप्टाइड में बॉन्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 74, द ड्रग यूज फॉर केयर ऑफ HIV एड्स। HIV एड्स के उपचार में कौन सी दवा प्रयोग में लाई जाती है, तो आप सबको पता है जूडोविडिन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न। प्रश्न नंबर 75, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इनटू एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक यौगिक में हाइड्रॉक्सिल समूह की उपस्थिति पर होता है, तो ये जैविक सक्रियता को अधिक कर देता है, क्या करता है, इंक्रीजेस देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 76, इसमें है क्लोरोमीन टी इज ए। क्लोरोमीन टी क्या है,
क्लोरोमिन की एक प्रकार का ये कीटाणुनाशक है। क्या है? एक प्रकार का कीटाणुनाशक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77, जिसमें है नेम ऑफ द मेडिसिन यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला दवाई का नाम। मलेरिया के उपचार में जिस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है वो क्या दिया गया? क्लोरोक्विनोन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा क्लोरोक्विनिन। आंसर हो जाएगा सी इसमें आपका राइट उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 78, और 78 नंबर क्वेश्चन में है कि सीजियम क्रिस्टल में सीजियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में उप सहसंयोजन जो संख्या है यानी कोऑर्डिनेशन जो नंबर है इसका वो आएगा 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 79, इसमें है कि व्हाट टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक्स डिफेक्ट शोन बाय जेडएनएस। तो जेडएनएस द्वारा किस प्रकार का साइकोमेट्रिक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? तो ये फ्रैंक दोष के द्वारा, फ्रैंक डिफेक्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 80, जिसमें है पॉलीमर डिग्रेडेशन इज केस्ड बाय। पॉलीमर डिग्रेडेशन निम्नलिखित के कारण होता है। तो ये हीट के कारण, लाइट के कारण, केमिकल्स के कारण या ऑल ऑफ दीज के कारण। तो 80 नंबर में ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। पॉलीमर डिग्रेडेशन जो होता है ऊष्मा, प्रकाश और रासायनिक पदार्थ इन सब के कारण होता है। प्रश्न नंबर 81, जिसमें है चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज। श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण है। तो श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण इसमें कौन सा है? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, योग बहुलकीकरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 82, इसमें मेटेलिक एलिमेंट्स आर यूज इन जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट। जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनने में कौन सा धातु प्रयुक्त किया जाता है? तो धातु प्रयुक्त किया जाता है एआई एंड एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्रम क्वेश्चन के थोड़ा हो गए हैं आगे पीछे, को अरेंज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम थे कहाँ पर? आपका प्रश्न नंबर 82। ओके, 1 मिनट प्लीज वेट। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 83, जिसमें है फिनेलोप्थीन का प्रयोग करते हैं। तो फिनेलोप्थीन का प्रयोग इंडिकेटर के रूप में करते हैं। किसके रूप में? इंडिकेटर के रूप में यानी संकेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 83 नंबर में ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, जिसमें है कि क्रोमोफोर थ्योरी ऑफ कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय। रंग व संगठन का क्रोमोफोर सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था ओएन वेट के द्वारा। किसके द्वारा? ओएन वेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 85, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेट डाई। इनमें से कौन सी वेट डाई है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इंडिगो क्या एक प्रकार की वेट डाई है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86, जिसमें मैलेकाइट ग्रीन इज ए टाइप्स ऑफ डाई। मैलेकाइट ग्रीन किस प्रकार का रंजक है? तो मैलेकाइट ग्रीन ये एक प्रकार का किस प्रकार का रंजक है? ये ट्राइफेनिल मेथिन रंजक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 87, जिसमें नाइलॉन टेट्स आर मेड ऑफ। नाइलॉन के धागे बने होते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि नाइलॉन के धागे किससे बने होते हैं? क्या पॉलीएस्टर से बने होते हैं, या पॉलीएमाइड बहुलक से, पॉलीथीन बहुलक से, या पॉलीवाइनिल बहुलक से? तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीएमाइड बहुलक से नाइलॉन के धागे बने होते हैं। प्रश्न नंबर 88, जिसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज डिटरमाइंड यूजिंग। बहुलकों के अणुभार ज्ञात करने की विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया है क्या प्रकाश उत्कीर्ण की विधि से बहुलकों का अणुभार ज्ञात किया जाता है, या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की विधि से, या फिर जेल फॉर्मेशन क्रोमेटोग्राफी के रूप में? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुलकों के अणुभार जो ज्ञात किए जाते हैं इन सभी विधि से किए जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, डाइजेफॉर्म इज। डाइजेफॉर्म क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक एजेंट है, या ट्रांसक्वालाइजर है, एनालिजिक एजेंट है, या फिर रोगाणु रोधी एजेंट है? तो डाइजेफॉर्म
ये आपका क्या है, एक ट्रांसक्वलाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 90 जिसमें है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS डिस्ट्रेस आर यूज एस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS डिस्ट्रेसेंट प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है बेहोश करने में और हेप्नोटिक्स के रूप में, नींद लाने में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 91, एमंग द फॉलोइंग विच इज ए प्यूरिन बेस, निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन बेस है। प्यूरिन बेस यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एडानिन आपका प्यूरिन बेस है और गुआनिन, ये दोनों क्या है, ये एडानिन और गुआनिन ये प्यूरिन बेस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 92 जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड इज, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, एक प्रकार के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड एक सहसंयोजक बंध भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 93 जिसमें एंजाइम्स आर रिग्रेटेड एज, एंजाइमों को किस रूप में जाना जाता है। तो एंजाइमों को हम जैव उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं कि इसको हम संदेश वाहक के रूप में या अवरोधक या एंटीबॉडी के रूप में। तो दोस्तों याद रखेंगे एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है या जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 94 जिसमें द एंजाइम विच कैटालिस्ट द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड इज, एंजाइम्स जो प्रोटीन को निम्न अमीनो अम्ल से किसके रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। तो इसके रूपांतरण के लिए उत्प्रेरित करता है दोस्तों, तो ये उत्प्रेरित करता है प्रोटीएज के रूपांतरण के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 95 जिसमें है मैरीफील्ड ठोस प्रावस्था पेप्टाइड संश्लेषण में ठोस सपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इन मैरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस सॉलिड सपोर्ट यूज एज, तो यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, यानी मैरीफील्ड ठोस प्रावस्था में पेप्टाइड संश्लेषण में ठोस सपोर्ट का जो प्रयोग किया जाता है ये किस रूप में किया जाता है, तो ये पॉलीसाइक्लिन के रूप में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 96 जिसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड, आपकी जगह सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, सुक्रोज का जल विच्छेदन क्या कहलाता है। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन कराते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर, यानी शर्करा का इन्वर्जन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 97 जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्वीट इन टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक स्वाद में मीठा नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्वाद में मीठा नहीं है आपको बताना है। दोस्तों याद रखेंगे कि इनमें से सेलुलोज क्या है, ये स्वाद में मीठा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज ये सभी मीठी शर्करा है। प्रश्न नंबर 98 जिसमें फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये वामावर्ती है, ये आपका वामावर्ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 99 जिसमें है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर, क्रिस्टल के सम्मित तत्व हैं। तो क्रिस्टल के सम्मित तत्व यहाँ पर पूछे गए हैं, तो ये सभी सम्मित के तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सभी क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 100 जिसमें पॉलीमर बिकम्स सॉफ्ट फिक्सेबल एंड रबरी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि कांच बहुलक संक्रमण ताप के लचीले एवं रबर जैसे होते हैं, कब, एट एबव यानी एबव पर, ऊपर। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर। तो दोस्तों लगभग आज हमने 2 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, ये विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर थे जो मैंने मॉडल पेपर के रूप में उपयोग किया है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से अभी मैं 2 से 4 पेपर और सॉल्व कराने वाला हूँ। 3 क्वेश्चन पेपर जो 300 प्लस एमसीक्यूज का रहेगा, वो मैं एक और इसी प्रकार से वीडियो लाऊंगा और उसके बाद में 500 एमसीक्यूज का आपको एक सीरीज तैयार करा दूंगा, जो आपकी पूरी सीरीज और पूरी बुक की होगी। 100% आप 3 वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिलहाल अगर आप एक ही वीडियो देख करके जाते हैं तब भी आपको इस वीडियो से मैं बता दे रहा हूँ 85% क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
बाकी इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं, आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जो पिछले सत्र के हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।